हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th के मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। ये वाला चैप्टर हम बहुत ही स्लो पेस पे करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अब तक सिर्फ 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स किया हुआ है। 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स थोड़ा सा हाई लेवल है। मैं नहीं बोल रहा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज किए जाएंगे, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए जब हम पहले 2-3 चैप्टर करेंगे हम बहुत ही आराम से करेंगे। बाद में आप लोगों को एक बार जब आदत लग जाएगी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ इंप्लीमेंट करने की, तो हम लोग नॉर्मल पेस पे चैप्टर्स करना शुरू कर देंगे। तो आज का चैप्टर जब हम सेट्स करेंगे आराम से करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आप लोग देख कर नोटबुक में प्रैक्टिस भी करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। वैसे सेट्स बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, और मज़ा भी आएगा बहुत करने में। चलो शुरू करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है, सी द एग्जांपल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नॉट। पहला था डेज ऑफ द वीक। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया डेज ऑफ द वीक में 7 डेज आते हैं, एकदम क्लियर है, वेल डिफाइंड है। जिसको भी डेज ऑफ द वीक आते हैं उसको पूछेंगे तो यही बोलेगा। अब आप बोलेंगे अरे किसी छोटे बच्चे को पूछा तो वो तो बोलेगा संडे मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे भूल जाएगा, तो नहीं आएगा ना सेट। मैंने आपको बोला जिसको पता होगा डेज ऑफ द वीक अगर उसको पूछेंगे, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको पूछेंगे, सेम आंसर आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता। कोई पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर संडे बोलता है तो भी चलेगा। मेंबर्स सेम है ना टीम में। ये सेट एक टीम है, एक ग्रुप है। ठीक है, वो ग्रुप में सेम लोग आते हो, हर बार किसी को भी पूछेंगे और सेम लोग आते हो तो उसको सेट बोलते हैं हम लोग, नहीं तो वो सेट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंथ्स इन अ ईयर। मंथ्स इन अ ईयर भी काफी सिंपल है, सबको आता है कि जनवरी से दिसंबर तक के 12 मंथ्स आएंगे। किसी को भी पूछेंगे आप तो ये वही जवाब देगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 12 आंसर आएंगे। तो ये क्लियरली वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये टीम चेंज नहीं होगी। अगर हम मंथ्स इन द ईयर पूछेंगे तो सेम टीम आने वाली, तो ये एक सेट है। तो पहला 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो सेट है। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, उसमें वो बोल रहा है ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब ब्रेव एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी किस में है? उसके सर पे कोई ऐसा मार्क नहीं होता कि अरे उसके ऊपर ब्रेव करके लिखा आएगा तो ब्रेव, नहीं लिखा है तो नहीं है ब्रेव। आप किसी एक बच्चे को पूछेंगे क्लास में कि अरे तुम्हारी क्लास में ब्रेव डेयरिंग बाज टाइप का कौन है, तो वो 2-3 लड़कों का नाम लेगा या लड़कियों का नाम लेगा। किसी और को पूछोगे तो वो किसी और का नाम लेगा, जरूरी नहीं है सेम लड़कों का या लड़कियों का नाम ले। तो ये आंसर हमेशा अलग आएगा, ये वेल डिफाइंड आंसर नहीं आएगा। तो ये जो ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास का जो ग्रुप है वो सेट नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए ये नॉट अ सेट। ओके, उसने पूछा था ना वेदर इट इज अ सेट और नॉट, तो ये नॉट अ सेट। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में पूछा है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। बच्चों ये बहुत ही ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं, ट्रिकी। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, जो भी नंबर्स आप काउंट करने के लिए यूज करते हो। आपके सामने कुछ चीजें रखी तो आप 1 से काउंटिंग शुरू करते हो। अगर सामने कुछ नहीं है तो 0, 0 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होता है, जो नेचुरल नंबर्स थे ना वहीं से। तो अगर मैं फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स किसी को भी पूछूं और उसको नंबर्स आते हो तो ऐसे ही बोलेगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएंगे फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। तो हमेशा यही आंसर आएगा अगर मैंने फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स लिखा तो ये वेल डिफाइंड ग्रुप है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट है। ठीक है, तो फोर्थ भी एक सेट आ गया। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में पूछा है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। बच्चों ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत ही सब्जेक्टिव क्वालिटी है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है हम थोड़ी ना बता सकते हैं। महाराष्ट्र में कौन से फोर्ट स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है इसका कोई लिस्ट नहीं है। किसी ने ऐसा डिफाइन नहीं किया, नहीं नहीं ये फोर्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग, ये फोर्ट तो हमेशा वीक। ये एक सब्जेक्टिव आंसर है, जिसको जो लगता है वो। तो इसका आंसर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो ये फिफ्थ भी मैं बोलूंगा कि सेट नहीं है। ठीक है, फिर हम सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हम लोगों को पता है ना, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून है। ये याद रखने के लिए ये नेमोनिक आप यूज कर सकते हो। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। उसका फर्स्ट जो लेटर है वो अंडरलाइन कर दो। देखो एम, तो यहाँ पे मर्क्यूरी आ गया, फिर इसका वी तो आ गया वीनस, फिर तीसरे का ई तो आ गया अर्थ, फोर्थ का एम तो आ गया मार्स, फिर जे तो आ गया जुपिटर, एस तो आ गया सैटर्न, फिर यू आया तो यू से आया यूरेनस,
एंड एन आया तो एन से मुझे मिला नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स। बच्चों प्लूटो अभी प्लैनेट नहीं है तो प्लूटो को प्लैनेट में मत गिनना। तो ये 8 प्लैनेट्स ही हमेशा आएंगे प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम पूछा तो। अगर वो बंदे को या बंदी को पता है कि कौन से प्लैनेट्स है तो हमेशा वो यही आंसर देगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी एक सेट है। तो हमने जो 6 क्वेश्चंस किए उसमें से ये ब्रेव वाला एंड स्ट्रॉन्ग वाला सेट नहीं था, बाकी सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन थे, इसलिए सेट थे। आपको समझ में आया कि वेल डिफाइंड क्या होता है? नहीं समझ में आया तो ज्यादा टेंशन मत लो, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, वो देख के और थोड़े एग्जाम्पल्स देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, कि सेट लिखना कैसे है। तो इसके 2 मेथड्स है। पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब सब कुछ लिस्ट कर देना, उसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। वो सेट या टीम जो है उसमें जितने मेंबर्स है सबका लिखना पड़ेगा इन कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है। ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस। तो अगर वो एलिमेंट 2 बार आ रहा था तो उसको जब हम सेट में लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहले कौन आता है बाद में कौन आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया था संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा था, उसमें अगर पहले कोई मंडे से शुरू करता है और संडे लास्ट में लिखता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर वो कौन से पहले आ रहे हैं कौन से बाद में आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स सेम होने चाहिए। बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एक और एग्जाम्पल ले लो, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में कौन से वर्ड है देखो। पहले तो एम आ गया तो देखो मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, फिर ए आया तो ए लिख दिया, टी लिख दिया, एच लिख दिया, ई वो भी लिख दिया, फिर से एम आया बट एम तो मैंने ऑलरेडी लिखा था तो मैं एम वापस नहीं लिखूंगा। इसलिए उसका मतलब ये था देखो ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस। तो एम दूसरी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एम ऑलरेडी आपने लिख दिया है। ठीक है, कोई भी ये सेट देखेगा उसको पता चल जाएगा अरे ये टीम में एम है, एम 2 बार है वो नहीं दिखाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेटर देखो क्या है ए भी आपने ऑलरेडी लिख दिया है, देखो यहाँ पे ए ऑलरेडी लिख दिया था तो ए भी आप नहीं लिखेंगे वापस। फिर क्या है टी, तो मैंने टी भी ऑलरेडी लिख लिया, देखो यहाँ पे है ना यहाँ पे टी, तो ये टी भी नहीं लिखेंगे। फिर आई नहीं लिखा था इसलिए आई आ गया, सी नहीं लिखा था इसलिए सी आ गया, एस भी नहीं था इसलिए एस आ गया। तो आप देखेंगे तो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। लिस्टिंग मेथड में हम लोग जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार लिखेंगे। इधर क्लियरली लिखा हुआ है ईच ऑफ द एलिमेंट्स इज रिटन ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। दिख रहा है यहाँ पे कॉमा डाला है सेपरेट करने के लिए। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये सेट को मैंने नाम दिया है एल। जनरली हम लोग जो सेट का नाम है ना वो कैपिटल लेटर से देते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एल यूज किया। जनरली आपको मस्ती चढ़िए तो छोटा लेटर देके नाम दो, कोई रॉन्ग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन जनरली सब लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। अभी किसी को बहुत तूफानी चढ़ी है वो बोलेगा नहीं नहीं मैं इसको ऐसा लिखूंगा, उल्टा लिखूंगा, पहले यहाँ से ऐसा लिखूंगा SCIEHT, फिर मुझे एम ज़्यादा पसंद है तो एम पहले लिखूंगा फिर ए बाद में लिखूंगा। ठीक है, ये सेम लेटर्स यहाँ से यहाँ कॉपी कर दिए। क्या ये गलत है ये लिखना? बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहले कौन आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम एलिमेंट्स आने चाहिए। देखो एम एम ए टी टी एच ई आई सी एस सेम एलिमेंट्स है तो चलेगा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? लिस्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है? उसको रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। रोस्टर मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑफिसेज में या आर्मी में वहां पे लीव्स कौन कौन आज प्रेजेंट है कौन नहीं है, कल कौन प्रेजेंट रहेगा, वो सब मेंटेन करने के लिए एक लिस्ट मेंटेन होती है, उसको रोस्टर बोलते हैं। इसलिए लिस्ट रोस्टर दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड दोनों सेम मेथड के नाम है। लिस्टिंग तो देख के ही समझ में आता है कि आपको सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर देने, टीम के सारे मेंबर्स आपको लिख देने। अगर मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग मेथड दोनों सेम एक ही चीज के नाम है, अभी हमने देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। बच्चों आप लाइफ में पहली बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए।
इवन नंबर्स अलग होते हैं, नेचुरल नंबर्स अलग होते हैं, लेकिन आपको दोनों चाहिए, इवन भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए। तो ये समझने के लिए एग्जाम में या नोटबुक में आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3, फिर इंफिनिटी तक जाएंगे। जीरो नहीं आता नेचुरल नंबर्स में, याद है ना? एंड इवन नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे 0 2 4 6 8 10, ऐसे इंफिनिटी तक जाएंगे। बच्चों आप इंफिनिटी तक का लिखेंगे ना तो इसे 50 डॉट मत डाल देना, सिर्फ 3 डॉट डालेंगे तो समझ में आ जाता है कि वो इंफिनिटी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स ये हैं 1 2 3 से इंफिनिटी तक। इवन नंबर्स हैं 0 2 4 6 8 10 इंफिनिटी तक। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब जो नेचुरल नंबर्स इवन है वो चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स में इवन कौन कौन से आएंगे? ये 3 के बाद 4 6 8 सब आ रहे हैं ना, इसमें देखो जीरो नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स इवन है? 2 4 6। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे और थोड़े नंबर्स लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। खत्म ही नहीं होंगे ना नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स को इवन भी होना चाहिए तो कौन से आएंगे? 2 4 6 8 10, ऐसे आते जाएंगे। जीरो तो आएगा ही नहीं, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो अगर मुझे इसका आंसर लिखना है इवन नेचुरल नंबर्स का, तो मैं लिखूंगा कैपिटल ए। याद है सेट का नाम हम कैपिटल लेटर से देते हैं। कौन से आएंगे उसमें? इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में हम देखेंगे इवन कौन से है। देखो यहाँ पे देख के पता चलता है इवन नंबर्स हैं इसमें 2 4 6 8। 8 पे खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, 10 12 सब आएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आया समझ में? गलती से इसमें जीरो मत डाल देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया तो वो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो ये पूरा सेट रॉन्ग हो जाएगा ना। यू वांट अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये आएगा आंसर। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आंसर यही है सर। ठीक है, अच्छे से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये समझने में, धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड वाला वो पूछ रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, ट्रिकी। इवन प्राइम नंबर्स, अगर आपको प्राइम नंबर्स पता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप में और 1 में डिवाइड होते हैं और कहीं पे डिवाइड नहीं होते, या फिर आप बोल सकते हो वो अपने आप के टेबल में या फिर 1 के टेबल में आएंगे। इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक कितने इवन प्राइम नंबर्स हैं? लेट्स से मैं वो सेट को नाम दे देता हूं बी। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। याद है कौन सा? वो नंबर है 2। उसके बाद के जो प्राइम नंबर्स हैं वो एक भी इवन ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो प्राइम नंबर्स हम लोग कैसे लिखते थे, याद है? प्राइम नंबर्स में आएगा 2 3 5 7 9 आएगा क्या? नहीं, 9 3 के टेबल में जाता है ना, 3 3 are 9, तो 9 नहीं आएगा। 11 13 ऐसे कर करके आएगा। इसमें से आप कितना भी दूर तक जाए, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो उसने पूछा है इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। ये 50 के जगह पे उसने 50,000 भी लिख दिया ना तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि ये पूरे लिस्ट में इतना प्राइम नंबर लिखूंगा तो ये पूरे लिस्ट में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में आंसर आएगा 2। ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि उसने पूछा नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला उसने पूछा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, -1 -2 -3 -4 ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, इसका नाम देता हूं सी, और इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव उल्टा से शुरू करेंगे, चाहिए तो आप सीधे से भी शुरू कर दो, कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -3 -2 -1। इसके बाद तो जीरो आएगा, वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। बच्चों मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज आप नंबर लाइन जब भी बनाते हो तो ऐसे ही होता है ना, -3 -2 -1 0 फिर 1 2, ऐसे यही ऑर्डर में लिखते हैं ना, इसलिए मैंने पहले -3 लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा लिखोगे
तो भी ये गलत नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। सुर होता है ना, आपको अगर स्कूल में सिंगिंग क्लासेस होते हैं तो आपको पता होगा, ये भी जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। तो 7 बेसिक साउंड्स आपने सुना होगा, बहुत सारे सॉन्ग्स में सा रे गा मा प ध नी सा ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर मुझे इसको नाम देना है, लेट्स से कैपिटल डी, क्या क्या आएगा इसमें? सा रे ग म प ध एंड नी। मिस्टेक ये होगा कि आप फिर से सा लिख देंगे यहाँ पे, बट सा ऑलरेडी आपने लिख दिया है, तो ये सा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में सेम चीज दो बार आप रिपीट नहीं करेंगे। तो सा रे गा मा प ध नी सा जो होता है उसमें लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम होता है सा, तो ये आप नहीं लिखेंगे, यहीं पे आप इसको खत्म कर देंगे। तो इसमें कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन ये काफी स्टैंडर्ड है। जिसने भी थोड़ा बहुत सिंगिंग किया उसको पता ही होता है कि सुर क्या होते हैं, सा रे गा मा प ध नी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था डेज ऑफ द वीक, तो डेज ऑफ द वीक के सेट को मैंने नाम दे दिया कैपिटल डी, और सेट को ऐसे लिख दिया लिस्टिंग फॉर्म में। लिख सकते हैं ना लिस्टिंग फॉर्म में, सारे डेज लिख दिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिख दिया, कोई भी डे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेट डी। अभी अगर आपको ये सेट के एलिमेंट्स या टीम जो है, ये टीम के मेंबर्स के बारे में कुछ लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? इसके अलग अलग तरीके। जैसे फ्राइडे, क्या मैं बोल सकता हूं फ्राइडे ये सेट के अंदर आ रहा है डी में? मतलब फ्राइडे ये टीम का मेंबर है क्या? बिल्कुल है। तो अगर मुझे ऐसा लिखना है तो मैं पूरा लिखूं क्या, फ्राइडे इज द मेंबर ऑफ टीम डी? कितना टाइम लगेगा ना लिखने के लिए, अगर 3-4 बार लिखना हो तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्राइडे, उसके बाजू में ये जो सिंबल दिख रहा है ऐसे ऐसे करके एक लाइन डाल दिया, ई है बट थोड़ा लंबा ई ऐसे, ठीक है, ये ऐसा लिख दिया और उसके बाजू में डी लिख दिया। ये जो सिंबल लिखा ना, इसका मतलब है इज एन एलिमेंट ऑफ। तो ये मैं रीड कैसे करूंगा, फ्राइडे इज एन एलिमेंट ऑफ डी। देखो यहां पे फ्राइडे इज एन एलिमेंट ऑफ डी, बिकॉज फ्राइडे ये डी के सेट में प्रेजेंट है। सारे एलिमेंट्स देखो डी के, ये सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स टीम मेंबर्स, सबका मतलब एक ही है। तो फ्राइडे इज एन एलिमेंट ऑफ डी। क्या मैं बोल सकता हूं सैटरडे इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डी? तो हम ऐसा लिख सकते हैं सैटरडे इज एन एलिमेंट ऑफ डी। लेकिन अगर मैं लिखूं मार्च, मार्च है क्या डी में? देखो यहां पे कहीं पे भी नहीं, बिकॉज डी तो डेज ऑफ द वीक है, तो मार्च नहीं है। तो मार्च के बाजू में मैंने ये एलिमेंट वाला बनाया और उसके ऊपर एक ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर ये फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया और लिखा डी। इसको कैसे रीड करेंगे, मार्च इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। ठीक है, तो खाली ऐसा वाला डाला तो इज एन एलिमेंट ऑफ, उसका मतलब है, एंड उसके ऊपर एक ऐसे फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया तो उसका मतलब है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। आया समझ में? सिर्फ ये इसका सिंबल क्या है, तो आप ये कोई भी सेट के लिए लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने अभी ये फोर्थ क्वेश्चन किया ना, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एस ए इज एन एलिमेंट ऑफ डी, क्योंकि ऐसे देखो सा एलिमेंट है ना डी का। लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, का इज एन एलिमेंट ऑफ डी। इसमें देखो का कहीं पे है क्या? कहीं पे भी नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर एक क्रॉस डालना है। इसका मतलब क्या है, का इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। ये सारे जो होते हैं ना बच्चों सेट में, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स में का है क्या? नहीं है, तो का इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी, इसलिए ऐसा सिंबल यूज किया। लेकिन सा तो था ना, तो सा इज एन एलिमेंट ऑफ डी। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। मतलब कोई सिंबल दिए हैं, आपको वर्ड्स में लिखना है। तो यहां पे देखो पहला लिखा है 4/3, उसके बाजू में ये सिंबल है, मैंने अभी आपको बताया था सिंबल का मतलब क्या है, और बाद में लिखा है कैपिटल क्यू। तो इसको आप लोग स्टेटमेंट को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो काफी सिंपल है, मैं ऐसा लिखूंगा 4/3, इसका मतलब क्या है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। देखो यहां पे क्यू दिया हुआ है ना, तो सेम 4/3 4/3,
और ये क्यू सेट है तो सेट क्यू, बीच में क्या आ गया खाली, इज एन एलिमेंट ऑफ, ये इसका मतलब है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट करते हैं। यहां पे देखो लिखा है -2 एलिमेंट ऑफ के ऊपर एक क्रॉस दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, सिर्फ एन मत लिखना, सेट एन। हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट में मैंने आपको एक मेथड बताया था, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा मेथड सीखते हैं। पहले लिस्टिंग मेथड क्या था, लिस्टिंग मेथड में अगर कोई सेट दिया है तो उसका हर एक एलिमेंट हम लिस्ट करके लिखेंगे। ठीक है, उसको बोलते थे लिस्टिंग मेथड। दूसरा मेथड है रूल मेथड, या उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा ट्रिकी है इसलिए अच्छे से ध्यान दो, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैथमेटिक्स का सेट अगर मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा था तो कैसे आया था, हम लोगों ने लिस्टिंग फॉर्म में ऐसे लिख दिया था ना, L इज इक्वल टू क्या था, M आ रहा था, फिर A T H E, M वापस नहीं आएगा, A वापस नहीं आएगा, T वापस नहीं आएगा, I C S, ऐसे करके हम लोगों ने इसके सारे लेटर्स लिस्ट कर दिए थे। अगर ये बहुत बड़ा होता तो हम लोग कितने सारे लेटर लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे लिखने पड़ते हैं ना। अगर ये बहुत बड़ा वर्ड होता है तो उसमें सारे 26 अल्फाबेट्स है, तो मुझे सारे 26 यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम लोग एक नया मेथड सीखते हैं जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, इसमें ऐसे लिखते हैं L और उसके बाजू में ये कंडीशन। अब ये कंडीशन को रीड कैसे करते हैं, L इज अ सेट ऑफ ऑल x, x एक वेरिएबल है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वेरिएबल समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो बच्चों 8th स्टैंडर्ड का जो इक्वेशंस वाला चैप्टर है वो मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से कराया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाके वो चैप्टर अच्छे से करिए ताकि आपको x y ये सब वेरिएबल से डर लगना बंद हो जाए। और अच्छा चांस है कि लॉकडाउन था तो आपके स्कूल में वो चैप्टर ओमिट कर दिया होगा या उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे होंगे, अच्छे से सिखाया नहीं होगा बिकॉज टाइम कम था, तो हो सकता है आपने वो छोड़ दिया हो। बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th 12th सब जगह काम आने वाला है। तो इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है वो जाके अच्छे से देखो। अगर आपको एक्स वाई वेरिएबल देख के डर लगता है तो आपको वो चैप्टर समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे फिर से आ जाते हैं सेट पे। L इज अ सेट ऑफ ऑल x, ऐसे रीड करना है इसको, L इज अ सेट ऑफ ऑल x, x एक वेरिएबल है। x वेरिएबल क्या है, ये जो वर्ड दिया है इसमें x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x m हो सकता है, फिर x a हो सकता है, फिर x t हो सकता है। x एक वेरिएबल है जिसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपको डिफिकल्टी है इमेजिन करने में तो ऐसा समझो x एक बॉक्स है, जो बॉक्स के अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इसमें से m डाल सकते हो, a डाल सकते हो, t डाल सकते हो, h डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू, x एक वेरिएबल है। ओके, तो क्या आ जाएगा, L इज अ सेट ऑफ ऑल x। ये जो लाइन डाला है ना बच्चों, इसको रीड करना है सच दैट, सच दैट। ठीक है, L इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसको सच दैट रीड करना है और सच दैट के बाद कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा, x के ऊपर क्या कंडीशन है, x कोई भी लेटर हो सकता है क्या, नहीं। अगर मुझे ये सेट डिस्क्राइब करना है तो मैं बोलूंगा x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये L में वही सारी वैल्यूज आएगी वेयर x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, जो इसमें है वही आएगा। तो जब मुझे ये वाला ऐसे दिया होगा, ठीक है, और मुझे बोला ये सेट लिस्टिंग फॉर्म में लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा, L लिखूंगा, फिर पढ़ूंगा इसको, क्या लिखा है, L इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो भी लेटर्स है वो सब मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे पहले वाले फॉर्म में लिखना होता तो मैं लिख देता MATHE, फिर MAT नहीं आएगा, ICS, यही आ जाएगा। अगर मैंने यहां पे मिस्टेक करी, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया Z, ये क्यों गलत होगा, क्योंकि कंडीशन क्या था, L इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स में Z आ रहा है क्या कहीं पे, नहीं आ रहा, तो ये Z यहां पे कैसे आएगा, फ्री में नहीं आ सकता, तो ये गलत है, मुझे यहां पे इसका ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया था, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। इसको रीड कैसे करना है फिर से एक बार देख लो। L इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको चाहिए तो आगे भी सेट लिख दो। सेट L इज अ सेट ऑफ ऑल x, यहां पे ऑल x पढ़ते हैं, ठीक है, ऑल x। फिर ये लाइन जो है उसको पढ़ते हैं सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये है कंडीशन। ओके, चलो ये यूज करके 2-3 सेट्स लिखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें बोला है सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना है, उसका थर्ड क्वेश्चन देखो। अभी जो हमने फॉर्मेट सीखा वही है ना ये। चलो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये जो लेटर है यहाँ पे P, ये सेट का नाम है, तो ऐसे लिखेंगे सेट P। फिर ये जो इक्वल टू है, ये इक्वल टू क्या है, इज अ सेट ऑफ, फिर ये जो P है इसके यहां पे हम लिखेंगे ऑल P, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है सच दैट, उसके बाद हमको लिखना है कंडीशन। कंडीशन क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो कंडीशन है, तो सच दैट P इज एन ऑड नंबर। देखो बच्चों मैंने अलग अलग कलर में लिखा है। ये जो P है वो है सेट P, ये जो इक्वल टू है उसके जगह पे लिखना है इज अ सेट ऑफ, यहां पे जो भी आएगा वेरिएबल वो होगा ऑल जो भी वेरिएबल है P। ये जो लाइन है उसको बोलते हैं सच दैट, और ये जो उसके बाद कंडीशन आएगा वो ऐसे का ऐसा लिखना है, P इज एन ऑड नंबर। ठीक है, कई जगह पर ये ऑल पीज के जगह पे ये ऐसे लिखा होगा तो भी सही है। पीज मतलब बहुत सारे पी, प्लूरल पी है, पी डॉट एस नहीं है ये, ठीक है। अगर आपको एस लिखना है तो लिख सकते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म है, ऑल पीज। आया ना समझ में, जैसे ऑड नंबर्स ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे पीज। आपको सिर्फ पी लिखना है तो पी भी लिख सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो हर एक वर्ड का मीनिंग। आप ऐसे इतना लिखने वाले हो ना, 10 सेट लिख दोगे, उसके बाद आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट वाला है ना, इसलिए अच्छे से देखो कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है। ओके, क्वेश्चन 3 है राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब सारा एलिमेंट जो भी है वो लिस्ट कर देना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और रूल मेथड मतलब अभी जो मैंने कंडीशन दिखाया ना सच दैट वाला, वो वाले मेथड में। ठीक है, तो राइट एनी टू सेट्स बोला है तो हमको खुद से ही सोचना है कि कौन सा सेट लिखना है। तो हम लोगों ने एक वो डेज ऑफ द वीक वाला सेट लिखा था, वो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ये आ जाएंगे सारे डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और यहाँ पे बड़ा कैपिटल लेटर डी लिखा है, मतलब ये सेट डी कौन से फॉर्म में लिखा है मैंने, ये वाला पहला मेथड, लिस्टिंग मेथड। लेकिन आपको सेम चीज दूसरे मेथड से भी लिखनी है। कौन से मेथड से, रूल मेथड से। तो रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे रूल मेथड में मुझे मिलेगा D is a set of all x such that x is a day of the week। इसका मतलब क्या हुआ, D में ऐसे एलिमेंट्स है all x such that वो x is a day of the week, तो जो भी डे ऑफ द वीक है वो सब D के अंदर आ जाएंगे। ये मैंने ये कंडीशन के हिसाब से लिख दिया। ओके, अभी आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा बिकॉज पहली बार कर रहे हो। 3-4 क्वेश्चंस करोगे बहुत इजी लगेगा, गिव अप मत करो, 2-3 क्वेश्चंस और देखो। अब देखो मैंने ये डेज ऑफ द वीक के लिए लिखा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एग्जांपल एक खुद से लिखो तो आप कौन सा यूज कर सकते हो, आप मंथ्स ऑफ द ईयर यूज कर सकते हो। एक सेट बना दो y इक्वल टू, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर यहां पे कैसे लिखेंगे, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर, ये भी आ सकता है ना। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। अभी हम लोग को एक और एग्जाम्पल लिखना है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से। हम लोगों ने मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लिया था, वो ले लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स लिस्टिंग मेथड से,
कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चों, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, डी इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो उसको दो मेथड से लिखा, लिस्टिंग मेथड एंड फिर रूल मेथड। ठीक है, सेकेंड सेट में क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, कैसे आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम लोगों को सारे एलिमेंट लिस्ट कर देने हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले सेट का नाम क्या है, बी, तो मैं लिखूंगा बी इक्वल टू, क्या क्या आएगा उसमें देखो, एम ए, तो पहला एलिमेंट लिख दिया एम, फिर कॉमा ए, फिर उसके बाद है टी एच ई, तो मैंने लिख दिया टी एच ई, फिर उसके बाद आ रहा है एम, लेकिन एम तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया तो नहीं लिखना पड़ेगा। फिर आ रहा है ए भी मैंने ऑलरेडी लिख लिया, नहीं लिखना पड़ेगा। टी भी ऑलरेडी लिखा है, बचा आई सी एस, नहीं लिखा ना पहले, तो आ जाएगा आई सी एस। हो गया लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में आप जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ये ऑर्डर मैंने ऐसे लिखा है डायरेक्टली, जो आ रहा है ऑर्डर वो उल्टा सीधा करोगे तो भी सही है, लेकिन सेम एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, रूल मेथड। रूल मेथड से मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ट्राई करना है आपको खुद से, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, फिर मैं जो कर रहा हूं उससे कंपेयर कर लेना। तो रूल मेथड से क्या आएगा, रूल मेथड से हम लिखेंगे बी इज अ सेट ऑफ all x such that x is a letter in the word mathematics। क्लोज कर दिया, ये हो गया अपना रूल मेथड से। ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ये भी और ये भी। अभी आपको ऐसा लग रहा है इसमें तो छोटा आंसर था, इसमें बड़ा है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे ना उसमें ये मेथड हमेशा इजी पड़ेगा। ठीक है, और इजी हो के ना हो, अगर उसने बोला है कि रूल मेथड से लिखना है तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, रूल मेथड से लिखना पड़ेगा। ओके, आया समझ में। ये सारे एक्सेस, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस, जो एक्स कैसे हो, कंडीशन कैसी है, दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, तो उसने बोला था राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो पहला सेट हमने लिखा वीक वाला, लिस्टिंग मेथड रूल मेथड। सेकेंड सेट हमने लिखा लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स वाला, लिस्टिंग मेथड रूल मेथड। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, इसका आंसर आप जो चाहिए दे सकते हो, बिकॉज हर जगह अलग होगा। उसने ऐसे बोला है ना, राइट एनी टू सेट्स, कोई स्पेसिफिक सेट नहीं बोला, आपके दिमाग में जो आता है आप लिख सकते हो, लेकिन दोनों सेट आपको लिस्टिंग और रूल मेथड दोनों से लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब आपको हर एक चीज लिस्ट करके बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। अब ये जो इंडियन सोलर ईयर है ना, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो जनवरी फरवरी वो सब करते हैं वो इंडियन सोलर ईयर नहीं होता, वो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन ईयर। इंडियन सोलर ईयर आपने थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में कभी तो पढ़ा होगा, चैत्र वैशाख वो सारे मंथ्स आते हैं, मुझे भी नहीं याद है। अब ये क्वेश्चन कराते कराते मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो है ना, ये जनरल नॉलेज भी टेस्ट करा है कि आपने स्कूल में थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था वो याद है कि नहीं। ऑब्वियसली नहीं याद होता है काफी लोगों को, मुझे भी नहीं याद था। तो आप लोग को ये देख के लिखना है, बट उसके बाद याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है। तो क्या आएगा, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, ये आ जाएंगे सारे मंथ्स, चैत्र वैशाख ज्येष्ठा। मैंने तीन तीन का पेयर बनाया, इसलिए तीन अलग अलग कलर में लिखा है ताकि याद करने में आसानी हो जाए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़ श्रावण भद्र, अश्विन कार्तिक अग्रायण, पौष माघ फाल्गुन। हो सकता है मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं किया हो, अगर गलत लग रहा है तो आप लोग सही वाला याद कर लेना, लेकिन आपको ये याद करने पड़ेंगे। इंडियन सोलर ईयर में भी 12 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन आपको ये मंथ्स याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने जनवरी फरवरी याद रखा है, वो आपको याद नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज आप डेली बेसिस पे मंथ्स यूज करते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो आपको ऑलरेडी याद है। लेकिन ये वाले मंथ्स आप यूज नहीं करते हो, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। पहले से याद है तो बहुत सही है, नहीं याद है तो याद कर लो। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, खुद के बुक में लिख लो। नेक्स्ट करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सेट का नाम क्या रखते हैं, बी रख देते हैं, तो इधर आ जाएगा बी
अब लिस्ट करो उसको, क्योंकि लिस्टिंग मेथड करने बोला है। तो क्या क्या है कॉम्प्लीमेंट में, देखो सी आ रहा है पहले, फिर ओ आ रहा है, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई, फिर नेक्स्ट लेटर देखो एम आ रहा है। एम ऑलरेडी यहाँ पे आ गया और आपने उसको लिख लिया, दूसरी बार एम नहीं लिखना, तो ये वाला एम कैंसिल। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो ई आ रहा है, ई भी आपने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे, तो वो ई भी वापस नहीं लिखना है। फिर देखो क्या आ रहा है, एन टी, पहले आया है क्या, नहीं, तो आप लोग एन भी लिखेंगे एंड टी भी लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। सिंपल है। जो रिपीट हो रहा है वो वापस नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ऑर्डर कोई भी लिख सकते हैं, आप उल्टा भी शुरू कर सकते थे, बहुत तूफानी करनी है तो टी एन ऐसे शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम एलिमेंट्स आने चाहिए अंदर। ये सारे इसके एलिमेंट्स है ना, टीम मेंबर्स सेम आने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये थर्ड वाला बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि नहीं आता होगा ना आपको। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, सबको पता है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स 5 कौन से हैं, तो मैंने सेट का नाम दे दिया सी। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपका नाम एम से शुरू होता है तो एम लिख दो यहाँ पे। क्या क्या है सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। 5 होते हैं ना सेंस ऑर्गन्स, ईजी है इसलिए पहले से लिखा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो अगर भूल गए हो तो। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। इसको मैं नाम दे रहा हूं सेट को डी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर सिर्फ 1 में जाता है और खुद में जाता है, लेकिन 1 खुद ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, इसलिए 1 मत लिखना। शुरू कहां से होगा, 2 से, तो 2 आएगा। 3 भी देखो सिर्फ 3 में जाता है और 1 में जाता है। 4 नहीं आएगा बिकॉज 4 2 के टेबल में आता है। 5 आएगा नेक्स्ट। 6 भी नहीं आएगा बिकॉज 6 भी देखो 2 3 दोनों के टेबल में जाएगा। फिर आएगा 7, 8 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। 9 भी नहीं आएगा, क्यों, 9 3 के टेबल में आता है। 10 भी नहीं आएगा। 11, यस 11 आएगा। फिर 12 नहीं आएगा, 13 आएगा। 14, 15, 16 तीनों टेबल्स में आते हैं। नेक्स्ट आएगा 17, फिर 17 के बाद 18 नहीं आएगा, आएगा 19, फिर 19 के बाद 20 नहीं आएगा। 20 तक ही बोला है ना उसने, तो हम लोग ये 19 पे क्लोज कर देंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर है जो सिर्फ 1 में जाते हैं या फिर खुद के टेबल में जाते हैं, बाकी और कोई टेबल में नहीं जाते। और एक और चीज याद रखनी है, 1 खुद न प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सारा सेट लिस्टिंग मेथड से। इजी है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। अब उसमें नेक्स्ट दिया है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये फिर से जीके क्वेश्चन है बच्चों, मैथ्स का क्वेश्चन है नहीं, इसको बना दिया है मैथ्स का क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स है याद करो। याद है किसी को क्या थे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, चलो लिखते हैं। मैंने सेट का नाम ले लिया ए, फिर लिखा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। सारे ए से जो शुरू होने वाले वो पहले लिख दिए 4। फिर आ गया यूरोप, फिर अमेरिका के 2 है ना, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, फिर से देखो जीके का क्वेश्चन है, 7 कॉन्टिनेंट्स याद रखने पड़ेंगे। वीडियो पॉज कर लो और याद कर लो अगर याद नहीं है तो, क्योंकि एक भी मिस किया तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो जीके का क्वेश्चन है, लेकिन लिखा हमने कौन से मेथड से, लिस्टिंग मेथड। कर्ली ब्रैकेट, हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा, सब एलिमेंट हो गए तो ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो हमने नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, जो भी नंबर्स आप काउंट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमेशा 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे। 1 2 3 4 आप जहां तक गिनती कर सकते हैं उतने। 0 नहीं आता नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि 0 आप काउंट नहीं करते। 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो काउंट करने के लिए यूज होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जहां तक गिन सकते हो। तो उसको हम लोग जनरली लेटर एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। और उसका सेट ऐसा आएगा ना, लिस्टिंग मेथड में मुझे लिखना है तो 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे 10 डॉट मत डाल देना यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स में जो थे वो सब आएंगे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 0। ठीक है, तो सेम सारे नेचुरल नंबर्स प्लस एक 0। तो होल नंबर का सेट सपोज मैं W से डिनोट करता हूं, तो W में क्या आएगा, 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी इंटीजर है। तो -3 -2 -1, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, यहां पे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। याद रखना इंटीजर में बच्चों डेसिमल पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे।
तो माइनस वाले सारे नंबर, पॉजिटिव वाले सारे नंबर और 0। तो आई का सेट अगर मुझे बनाना है तो कैपिटल आई लिख देते हैं, इस तरफ 3 डॉट, ताकि समझ में आए कि उधर भी इन्फिनिटी से आ रहा है, और यहाँ पे -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। चौथा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, और P क्या है, P एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। तो एग्जांपल देखो 3/5, 3 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो 3/5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है। -4/3, -4 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। देखो यहाँ पे -4 यहाँ पे आएगा ना इंटीजर में, तो -4 एक इंटीजर, 3 भी एक इंटीजर, तो दोनों ऊपर नीचे इंटीजर, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा रैशनल नंबर। ओके। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसा नंबर दूं, लेट्स से 7, तो 7 रैशनल आएगा कि नहीं आएगा? 7 को आप लिख सकते हो 7/1। देखो ऊपर नीचे दोनों इंटीजर, तो ये पूरा नंबर बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर के सेट को हम हमेशा Q से डिनोट करेंगे, R से नहीं। R किसी और चीज के लिए यूज होता है। रैशनल नंबर्स के लिए जनरली हम हमेशा Q से डिनोट करेंगे उसको। ठीक है। इसका लिस्टिंग मेथड लिखना डिफिकल्ट है, इसका लिस्टिंग मेथड आप नहीं लिख पाओगे, इसको हम लोगों को नॉर्मल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे। इसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे आप रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने कुछ अलग टाइप का पढ़ा था इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर में वो दोनों आ जाते हैं, रैशनल भी और इररैशनल भी। लेकिन आपको अगर सिंपल वे में याद रखना है, तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ठीक है। इरेशनल नंबर्स अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद करो, 8th स्टैंडर्ड में वो किया था ना हमने, √7, √3, ये सब जब हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, तो ये सब नंबर्स जो थे √7, √3, ये सब इरेशनल नंबर्स थे। ठीक है। रियल नंबर्स सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ओके। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड मतलब ये देखो, इन लोगों ने लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है 5 क्वेश्चन यहाँ पे, इसको आप लोगों को रूल मेथड में लिखना है, सच दैट वाला जो था ना मेथड, वो वाला। ठीक है। तो इसमें पहले 2 थोड़े ट्रिकी है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। पहले हम 3rd, 4th, 5th सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग 1st एंड 2nd करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 3rd क्वेश्चन से। अब ये 3rd क्वेश्चन काफी सिंपल है। इसमें क्या दिया है, C एक सेट है जिसमें ये सारे लेटर्स हैं, SMILE, मतलब ये कोई वर्ड के लेटर्स हैं। जैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स के लिए लिखा था, याद है, वैसे ही ये कोई वर्ड के लेटर्स हैं। वो कौन सा वर्ड है, वो वर्ड कौन सा है, वो अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे, तो सारे आंसर्स आपको राइट ही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वर्ड स्माइल बन रहा है। तो मैं अगर इसको रूल मेथड में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं C इज अ सेट ऑफ ऑल X such that X is a letter of the word smile। यही आएगा ना। स्माइल के लेटर्स क्या क्या है, देखो SMILE। तो जब इसको लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना, सारे लेटर्स लिस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर खाली स्माइल थोड़ी ना बन रहा है, कुछ और भी वर्ड बन रहा है। कुछ लोग बोलेंगे MILES वर्ड लिखा तो क्या होगा, देखो MILES, सेम लेटर्स आ रहे हैं, देखो MILES, तो ये भी चलेगा, माइल्स भी चलेगा। तो ये स्माइल की जगह पे अगर आप माइल्स लिखेंगे तो भी आपको राइट मिलेगा। और कोई वर्ड दिख रहा है क्या यहाँ पे, एकदम क्लियरली दिख रहा है। देखो आजकल मोबाइल पे ऐसी बहुत गेम्स खेलते होंगे ना आप, वर्ड बनाने वाली, तो यहाँ पे देखो LIMES, ये भी तो एक वर्ड है, लाइम्स, LIMES, सेम वर्ड्स आ रहे हैं, देखो इसमें सेम लेटर्स हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं। तीनों में से कोई भी लिखो राइट मिलेगा। और कोई वर्ड लिख सकते हो क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर और कोई वर्ड पॉसिबल है। और 1-2 वर्ड्स पॉसिबल है, एक और बता दूं आपको। लेट्स से अगर आपने लिखा मिसाइल तो आएगा MISSILE। मिसाइल का वर्ड ही होता है मिसाइल या मिसाइल, जो भी बोलते हैं उसको। तो मिसाइल का भी देखो
I S S I L E, और इसमें 2 बार एस आ रहा है और 2 बार आई आ रहा है, लेकिन जब लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं तो हम 2 बार नहीं लिखते। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा मैं आपको ये आंसर बता के ये सब नहीं बताता तो भी चलता, लेकिन अगर आपने किसी फ्रेंड का सोल्यूशन देखा या कहीं और पे देख लिया सोल्यूशन और ऐसा लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये सारे, ये भी राइट आंसर है, ये भी है, ये भी है, ये भी, आपको चारों नहीं बताने, आपको कोई भी एक लिखना है। तो स्माइल के जगह पे माइज लिखा तो चलेगा, या फिर स्माइल के जगह पे मिसाइल लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको और कोई वर्ड्स पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट करते हैं। ये 4th क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार सॉल्व कर लिया आज। क्या है देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे डेज ऑफ द वीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में? लिस्टिंग मेथड में हम लिखेंगे D is a set of all x such that x is a day of the week। यही है कंडीशन। अगर x डे ऑफ द वीक है तो x उसका मेंबर है। तो अगर मुझे ये ऐसा दिया गया और मुझे लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो मैं यही आंसर लिखूंगा ना, ओके, क्योंकि ये डे ऑफ द वीक है। नेक्स्ट करते हैं। एक और टाइम पास क्वेश्चन दिया है, x इज इक्वल टू a e t। तो यहां पे देखो, पता है मुझे कि ये लेटर्स हैं कोई वर्ड के, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x इज अ सेट ऑफ। अब बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल x यूज किया है, स्मॉल x यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, रॉन्ग नहीं मिलेगा। स्मॉल x यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं स्मॉल y यूज कर रहा हूं। ठीक है, x इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड बनता है इसमें से? देखो, टी बन सकता है ना, TEA, तो मैं लिख देता हूं वर्ड टी। हो गया खत्म। आर्ग्यू करना है तो कुछ बोलेंगे, अरे टी नहीं सर, ईट लिखते हैं, हमें खाना बहुत पसंद है। जरूर लिखो, ईट भी चलेगा, तो टी के जगह पे ईट लिखा तो भी चलेगा। एक और वर्ड बनता है इसमें से, कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ एक और कौन सा वर्ड बन सकता है इसमें से, वो भी आप लिख सकते हो। तो या तो टी लिख दो, या फिर टी कैंसिल करके ये लिख दो, या फिर एक और वर्ड बनता है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, वो लिखेंगे तो भी आपको राइट मिलेगा। एक और, मतलब इसके जगह पे लिखना है, ठीक है, टी को कैंसिल करके आप यहाँ पे ईट लिख सकते हो तो भी आपको राइट मिलेगा, क्योंकि ईट का देखो EAT, कौन सा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक सेट दिया हुआ है आपको लिस्टिंग मेथड में, इसको आपको रूल मेथड में लिखना है। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें मैं बहुत सारे स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन आपको फाइनल आंसर सिर्फ रूल मेथड में जो आएगा वही लिखना है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए में कौन से मेंबर्स है। देखो 1, 4, 9, 16, ये नंबर्स में एक पैटर्न है। मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर्स क्या है। देखो 1, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो 9, 9 आ जाएगा 3 स्क्वायर। फिर 16 है वो होगा 4 स्क्वायर। 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर। 36 हो जाएगा 6 स्क्वायर। 49 हो जाएगा 7 स्क्वायर। 64 हो जाएगा 8 स्क्वायर। 81 क्या है, देखो 81, ये 64 मैंने 8 स्क्वायर लिखा, 8 इंटू 8 64। 81 इज 9 इंटू 9 81, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। एंड 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, बिकॉज 10 इंटू 10 इज 100। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 को 10 स्क्वायर। अच्छे से ऑब्जर्व करो, सारे जगह पर, हर जगह पे ऊपर का नंबर जो है वो फिक्स है, पावर हमेशा स्क्वायर है। देखो, तो इधर कोई भी नंबर आएगा उसका पावर हमेशा स्क्वायर होगा, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो। सिर्फ नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर का नंबर तो स्क्वायर ही है ना। ठीक है, आप वैसे लिख सकते हो। ये देखो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है, 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर स्क्वायर्स में आते हैं, पॉसिबल है, वो सारे लिखे हुए हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड आप लिख सकते हो, फर्स्ट मेथड। ठीक है, A is a set of all x such that x is a square, स्क्वायर, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ये जो सारे नंबर्स है ना बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब उनके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल है,
9 क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट 3 है। 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? बिकॉज 10 का स्क्वायर रूट परफेक्ट एक नंबर नहीं है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ, x का कंडीशन क्या है? x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन बच्चों परफेक्ट स्क्वायर तो इंफिनिटी तक भी जाते हैं। अभी यहाँ पे 10 तक ही है ना। 11 स्क्वायर क्या होता है? 11 स्क्वायर होता है 121। उसको मैं लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर। लेकिन इसमें 121 है क्या है सेट में? नहीं है ना। तो 11 तक का स्क्वायर नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ 10 तक का स्क्वायर लिखना है। तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन सिर्फ 100 तक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 101। 101 से कम है ना 100। तो जो सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है और 101 से कम है तो वो ये सेट में आएंगे। तो अगर आपको ये नहीं दिया है सपोज, और सिर्फ आपको ये दिया है, तो ये पढ़ के जब आप लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर 100 तक ही चाहिए, तो हम 101 से लेस वाला जो नंबर है वहां तक लेंगे। ठीक है, ये एक मेथड है। सेकेंड मेथड मैं बोल सकता हूं अब देखो बच्चों, ये नंबर्स को मैंने ऐसा लिखा है, यहां पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये सब जगह 2 फिक्स है। 2 तो चेंज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ नीचे का नंबर चेंज हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन से टाइप के नंबर्स हैं? इसमें जीरो नहीं है ना आगे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, है ना नेचुरल नंबर्स। तो सेकेंड मेथड में मैं लिखूंगा A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ठीक है, A में ये सब x है, ठीक है, x के जगह पे 1 है, x के जगह पे 4 है, x के जगह पे 9 है। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, अज्यूम करो कि x एक बॉक्स है, वो x में सारी वैल्यूज जा रही है, 1 जा सकता है, 4 जा सकता है, एक टाइम पे एक वैल्यू जाएगा। 4 जा रहा है मतलब 2 स्क्वायर जा रहा है, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूं ना। 3 स्क्वायर जा रहा है, 4 स्क्वायर भी जा सकता है x में, ये x है अपना, ठीक है, x एक बॉक्स है। 5 स्क्वायर भी जा सकता है वो बॉक्स में, 10 स्क्वायर तक जा सकता है ना, ये सब जा सकते हैं। तो x में ऐसे नंबर्स जा रहे हैं जिसमें नीचे एक नंबर है और ऊपर एक स्क्वायर है ना। ये जब देखो यहाँ पे गया, इसमें 1 स्क्वायर आया, तो x में कैसे नंबर्स आए? यहाँ पे एक नंबर है, ऊपर तो पक्का 2 ही है। जब x में ये 4 स्क्वायर नीचे अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक नंबर है कोई तो, लेकिन ऊपर का नंबर तो फिक्स है स्क्वायर, सिर्फ नीचे के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। और वो कैसे चेंज हो रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं x एक ऐसी चीज है, ठीक है, उसमें नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, तो नीचे के नंबर को जो चेंज हो रहा है ना उसको मैं n लिखता हूं, लेकिन ऊपर का नंबर तो हमेशा 2 है। ये n के जगह पे क्या क्या आ रहा था? n के जगह पे 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा था। तो मैं बोल सकता हूं A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है? x इज n स्क्वायर अब मुझे बताओ, ये n कोई भी नंबर हो सकता है क्या? ये n या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है। तो मैं लिखूंगा n इज अ नेचुरल नंबर, n इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N नेचुरल नंबर्स याद है, मैंने अभी सिखाया था। लेकिन नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, मुझे इन्फिनिटी तक जाना है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ 10 तक जाना है। 11 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मैं ऐसा लिख दूं, n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 11। लेस देन 11 तो मतलब 10 तक आएंगे सारे नंबर्स। एक बार फिर से ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में ये दिया था, ये सारे नंबर्स को मैंने देखो ऐसे बताया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे ही है ना, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, इनको सबको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब x क्या होता है? यहाँ पे x एक बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज एक एक करके जा सकती है। इसमें जब 1 स्क्वायर गया तो n के जगह पे क्या आया? 1। 2 स्क्वायर गया तो n के जगह पे देखो 2, ऊपर का 2 तो फिक्स है, ऊपर का 2 चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नीचे का नंबर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू कौन सा नंबर बॉक्स में जाता है। बॉक्स में तो यही 10 नंबर जा सकते हैं, तो नीचे का नंबर जो n है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 वैल्यूज ले सकता है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं।
तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पे n क्या होगा, n इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाता है, मुझे इन्फिनिटी तक जाना है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ 10 तक के नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो 10 तक के मतलब 11 से एक कम, तो मैंने लिख दिया n लेस देन 11। हो सकता है आपको कहीं पे ये सोल्यूशन थोड़ा अलग दिखे और वो लोग लिख दें n लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू मतलब n 10 से कम हो सकता है या 10 को इक्वल हो सकता है। ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, उसमें हम लोग ये ऐसे साइन डाल देते हैं, ठीक है, नीचे इक्वल टू का एक ऐसे एक डालते हैं, फिर नीचे एक इक्वल टू का साइन डालते हैं। तो जब मैं लिखूं n इज लेस देन इक्वल टू 10, तो n सारी वैल्यूज लेगा जो 10 तक है, मतलब n लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो यहां पे n के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर, ये रहा। फिर n की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 स्क्वायर, 3 सब्स्टिट्यूट करो तो 3 स्क्वायर, ऐसे ही कर करके 10 करो तो 10 स्क्वायर, 11 करो, 11 कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि उसने बोला है n लेस देन 11, तो यहां पे 11 आ ही नहीं सकता। आया समझ में? तो बच्चों ये मैंने दो मेथड से आपको रिप्रेजेंट करके बताया ताकि आपको कम से कम कंफ्यूजन हो। थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेट में ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपको। ये मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, n इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स, ओके। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो भी नंबर का स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट इंटीजर स्क्वायर रूट होता है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। आया समझ में दोनों मेथड? मैंने आपको बताया कि यहां पे n लेस देन 11 लिखा है, वहां पे मैं इरेज करके ऐसा भी लिख सकता हूं n लेस देन इक्वल टू 10। सेम है, ये भी राइट है, n लेस देन 11 लिखा वो भी राइट है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 तक की सारी वैल्यूज, 10 भी आ जाएगा उसमें। अगर यहाँ पे आपने ये लेस देन कर दिया ना तो 10 नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा, बिकॉज लेस देन 10 है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने n का वैल्यू 10 ले लिया तो 10 लेस देन 10 होता है क्या? नहीं होता, 10 इक्वल टू 10 होता है ना। तो इसके नीचे एक लाइन डाल देंगे हम लोग, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 10। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन दिया है, b के सेट में है 6 12 18 24 30 36 42 48। ये लिस्टिंग मेथड में दिया है, आपको रूल मेथड में लिखना है इसको। फिर से इसको नजदीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या है, 6 के मल्टीपल्स है, राइट। देखो 6 का टेबल है ना, 6 मतलब 6 इंटू 1, 12 मतलब 6 इंटू 2, फिर 18 है 6 इंटू 3, 24 है 6 इंटू 4, 30 है 6 इंटू 5, फिर 30 के बाद 36 है 6 इंटू 6, 42 है 6 इंटू 7 एंड 48 है 6 इंटू 8, ठीक है। 6 का ही टेबल दिया हुआ है ये पूरा यहाँ पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या फिक्स्ड है? आप हर कॉमा में देखो, कॉमा के पहले टर्म है ना, एक टर्म, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 8 टर्म्स दिए हुए हैं। इसमें हर जगह देखो 6 फिक्स है। इसके पहले के क्वेश्चन में याद है पावर 2 फिक्स था, इसमें क्वेश्चन में 6 फिक्स है, तो मैं 6 को ऐसे ही ले लेता हूं। और फिक्स क्या नहीं है, देखो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8। इसके पहले के क्वेश्चन में भी चेंज हो रहा था, जो नंबर उसको हमने क्या लिया था, उसको हमने लिया था n। तो मैं बोल सकता हूं क्या, ये सारे एलिमेंट्स 6n के टाइप के। जब मैं 6n लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय n। अब 6 मल्टीप्लाइड बाय n को 6n एक साथ लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू चेंज हो रही है। अब 6n में अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहां पे 6n है तो 6n के जगह पे आ जाएगा 1, तो मुझे मिलेगा 6। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो क्या मिलेगा, 6 इंटू, देखो 6n का मतलब होता है 6 इंटू n, n कितना है 2, तो n की जगह पे डाल दिया 2, 6 2 जार आ जाएगा 12। ऐसे ही कर करके जब मैं n का वैल्यू कहां तक जाऊंगा, 8 तक। देखो बच्चों कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखो 6 इंटू एन, 6 इंटू एन, 6 इंटू एन, 6 इंटू एन, ऐसे करके यहाँ तक जाएगा 6 इंटू एन।
n की जगह पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 8 तक n की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अगर ऐसे समझना है तो वैसे समझ लो। तो अगर मुझे इसे रूल मेथड में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या है देखो, x इज इक्वल टू 6n, लिख सकता हूं 6n। n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे ही आपने नेचुरल नंबर लिखा तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होके इंफिनिटी तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा n, 9 भी आएगा ना, नेचुरल नंबर में तो 9 आता है, लेकिन हमको 9 चाहिए क्या, क्योंकि अगर 6 इंटू 9 भी इसमें आ गया तो आ जाएगा 54। यहाँ पे देखो 54 है ही नहीं, तो n 8 तक ही ले सकता है वैल्यू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं n लेस देन 9। n एक नेचुरल नंबर है एंड n 9 से कम है, तो कौन सी वैल्यूज लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेस देन 9 नहीं लग रहा अच्छा, तो आप इसको लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, तो 9 तो नहीं चाहिए मुझे, तो इक्वल टू 9 नहीं चाहिए मुझे, लास्ट वैल्यू क्या चाहिए, 8। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n लेस देन इक्वल टू 8। आया समझ में बच्चों, दोनों आंसर करेक्ट है। n लेस देन इक्वल टू 8 लिखेंगे तो भी चलेगा, यहां पे मैं एक ऑल्टरनेटिव लिख रहा हूं नीचे, n लेस देन 9 लिखेंगे तो भी चलेगा, ये दोनों चीज सेम है। ठीक है, लेस देन 9 मतलब वो लास्ट वैल्यू 8 ही ले सकता है, 9 पे आएगा ही नहीं, और लेस देन इक्वल टू 8 तो वो 8 आ सकता है n के जगह पे, क्योंकि इक्वल टू है ना नीचे। ऐसे इक्वल टू 2 बार लाइन मत डालना बच्चों, जब एक साइन ऑलरेडी रहेगा ना ऐसा लेस वाला, तो उसके नीचे एक ही लाइन डालेंगे तो वो इक्वल टू होता है। ठीक है, इसको रीड करते हैं लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। ठीक है, ये 6n समझ में आया, कहां से आया, देखो 6n, ये सारे एक्सेस है ना, x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, x 6 इंटू 1 ले रहा है, 6 इंटू 2 ले रहा है, और 6 इंटू 1 6 इंटू 2 में 6 तो फिक्स है, 1 2 ये सब चेंज हो रहा है ना, तो उसकी जगह हमने n डाल दिया, इसलिए लिखा b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। एंड n क्या है, n नेचुरल नंबर है जो 8 से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, या फिर आप लिख दो n इज लेस देन 9, लेस देन 9 ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो मैं ऊपर भी लेस देन 9 लिख रहा हूं, सेम आंसर है ना, आया समझ में। इसको और एक इजी मेथड से लिख के बताऊं क्या, तो चलो ये फर्स्ट मेथड लिख देते हैं हम लोग, मेथड 1। अब मेथड 2 एकदम सिंपल वे में बताता हूं आपको, b is a set of all x such that x is a multiple of 6 less than 54। 54 नहीं आएगा, तो 54 से लेस देन कौन सा है x का मल्टीपल, 48। देखो यहां पे ये सारे 6 के मल्टीपल्स है ना, तो x 6 का मल्टीपल है, लेकिन इट हैज टू बी लेस देन 54। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर 53 आएगा क्या इसमें, अरे 53 आएगा तो भी 53 थोड़ी ना मल्टीपल ऑफ 6 है, 54 के पहले 6 का मल्टीपल लास्ट है 48, 48 के बाद आता है 54 ना, 6 9 आर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 54। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लिखने की आदत डाल लो, प्रॉब्लम सेट तक पहुंचते पहुंचते इतनी आदत हो जाएगी कि आपको ये इजी लगेगा और ये हार्ड लगेगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया ना वीडियो, मुझे एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कराने थे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 सारे क्वेश्चंस के सारे सब क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर सेट्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके कोई डाउट्स है, हम वीडियोज़ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपके सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।